आर के पैरामेडिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ओबीजी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके क्या क्या कोजेस है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इनका बेसिक समझ लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है, ओवम रिलीज करती है, इधर से स्पर्म की जर्नी होती है। तो इनका फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, एम्पुला, इस्थमस, इन्फेंटिबुलम और इंटरस्टिशियल। तो एम्पुला पार्ट में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवम सीधा यूट्राइन कैविटी के अंदर आता है और वहाँ पे इम्प्लांटेशन होके फिटस की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। ये होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी। अब बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। जब फर्टिलाइजेशन एम्पुला पार्ट में हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन किसी कारण से जो कोजेस होते हैं उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। उन कोजेस के कारण वो जो ओवम है वो आगे ना जाकर यूट्राइन कैविटी में ना जाकर फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। तो अब हम आगे बात करेंगे इनके कोजेस की। ये इनके कोजेस होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके कोजेस की। तो पेल्विक सर्जरी, यदि पेशेंट की पहले से पेल्विक सर्जरी हुई हो तो उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ट्यूबल टीबी क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर यदि टीबी हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब में टीबी हो जाती है तो उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। डाइथिल स्टील वेस्ट्रोल क्या होता है, इसका यूजेस हम ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में करते हैं, बट ये किसी ब्रेस्ट कैंसर में इसका यूजेस करने से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद में आता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ क्या होती है, इन्फेक्शन के कारण पेशेंट के पेल्विक में इन्फ्लामेशन आ जाता है, जीवाणु की ग्रोथ हो जाती है, इस कारण इन्फ्लामेशन आ जाता है और वही इन्फ्लामेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा देता है। उसके बाद में बात करेंगे ट्यूबल स्केरिंग क्या होते हैं, जैसे आर्टरी वेनी में ब्लॉकेज बनते हैं, उसी प्रकार फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज बन जाते हैं, जिसके कारण जो ओवम है वो आगे ना जाकर यूट्राइन कैविटी में ना जाकर वो डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में ही उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो होता है ट्यूबल स्केरिंग। उसके बाद में प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यदि इन कारणों से पहले से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो तो आगे नेक्स्ट बार भी चांसेस बने रहते हैं इनके। उसके बाद में देते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। यदि महिला यूटेराइन आईयूडी का प्रयोग कर रही है, आईयूडी यूज कर रही है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, तो वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बना देती है। अब बात करेंगे साइड्स की। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कहाँ कहाँ बन सकती है। तो फर्स्ट आता है इसमें फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, मैंने पहले बता दिया था, एम्पुला, इन्फेंटिबुलम, इस्थमस और इंटरस्टिशियल। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला पार्ट में होता है। तो एम्पुला पार्ट में जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओवम फिर वहाँ से यूट्राइन कैविटी में आता है, लेकिन वही यूट्राइन कैविटी में फिर उसका इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन इन कारणों से वो यूट्राइन कैविटी में ना कर फैलोपियन ट्यूब में उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो वहीं पर फिर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन जाती है। और सेकंड है ओवरियन। जब वो ओवम यूट्राइन कैविटी में ना जाकर फिर से ओवरी में चला जाता है और वहीं पे इम्प्लांटेशन कर देता है, तो ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन जाती है। थर्ड है एब्डोमिनल 2 प्रकार से होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होता है जब ओवम एब्डोमिनल कैविटी के प्रीटोनियम कैविटी में इम्प्लांटेशन कर देता है, और सेकेंडरी होता है कि जो ओवम इम्प्लांटेशन करता है यूट्राइन कैविटी के अंदर करता है, लेकिन वो किसी कारण से वहाँ ना रुककर दूसरी जगह पर फिर से इम्प्लांटेशन कर देता है, तो वो होता है सेकेंडरी, पेरिटोनियम कैविटी में, एब्डोमिनल में, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन जाती है। और फिर इसमें लास्ट है सर्विक्स में जब ओवम होता है वो यूट्राइन कैविटी से आगे ना रुककर वहाँ पे इम्प्लांटेशन ना होते हुए वो सर्विक्स में आगे इम्प्लांटेशन कर देता है, तो वह सर्विक्स में भी इम्प्लांटेशन हो सकता है उसका, तो वहीं पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन जाती है। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की, क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एब्डोमिनल पेन बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें अपने को देखने को मिलेगा लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, नीचे की साइड में दर्द मिलेगा अपने को। और फिर उसके बाद में पर वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइना के द्वारा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अबनोरिया क्या होता है, अबनोरिया मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाता है इसमें, और वेजाइना के द्वारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बारे में आप बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं, पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें को सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट ट्यूबल का रप्चर होना।
ट्यूबल का रप्चर मीन्स फेलोपियन ट्यूब में जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा समय की हो जाती है, 2 से 3 महीने की हो जाती है, तो जितना स्पेस उसको चाहिए था उतने में वो हो गई, लेकिन स्पेस ना होने के कारण फिर वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के कारण उसमें ब्लड निकल जाता है, पूरा फ्लूइड निकल जाता है और पेशेंट को बहुत ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब ट्यूबल रप्चर हो गई तो ये जटिलता देखने को मिलेगी। सेकेंड है शॉक जो स्किन है वो कूल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा इसमें। हेमोपेरिटोनियम का मीन क्या मतलब होता है कि हेमोपेरिटोनियम वो चीज़ है जो फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई तो उसमें से ब्लड निकलेगा। जब ब्लड एब्डोमिनल कैविटी में फैल जाएगा तो वहीं पर उसका क्लोट बन जाएगा, जो क्लोट बनने के कारण उसको हेमोपेरिटोनियम बोलते हैं। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन, जो इसका डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं, तो सबसे बेस्ट जो डायग्नोसिस है बेटा एचसीजी लेवल। बेटा एचसीजी लेवल क्या होता है? नॉर्मल प्रेगनेंसी में बेटा एचसीजी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बेटा एचसीजी की वैल्यू बहुत ही डाउन रहती है, इसकी लेवल बहुत ही कम रहता है। सेकेंड है यूएसजी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, जो वेजाइना के द्वारा इसका सोनोग्राफी किया जाता है। तो वेजाइना में डायरेक्ट लेप्रोस्कोप इंसर्ट करते हैं और वहाँ से इसको विजुलाइज करके इसको देखा जाता है कि प्रेगनेंसी कौन सी है। उसके बाद में बात करेंगे हम ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट करते हैं, यदि फेलोपियन ट्यूब रप्चर नहीं हुई हो तो डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं उसको, या फिर फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई तो लेप्रोस्कोपी के द्वारा उसका ऑपरेट किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।